अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हाजी अशरफ साहब, इनके साथ में जो हादसा पेश आया, आप तमाम लोगों ने वो ख़बरें पढ़ भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे। आज मैं आपको कुछ एहतियातें बता रहा हूँ और ऐसी बातें जिसका जानना तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि किसी के भी साथ में ऐसा हादसा वाक़या पेश आ सकता है। ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मुमरा एरिया के जो एमएलए साहब है जितेंद्र अहवाड़ साहब, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अभी मेरी नज़रों के सामने उसी मुमरा एरिया का एक न्यूज़ चैनल है, उस पर मैं देख रहा हूं कि जितेंद्र अहवाड़ साहब जो है वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और उन्होंने पुलिस से ये कहा कि तुमने उन बुजुर्ग के साथ में मारपीट करने वाले नौजवानों के ऊपर जो हल्के हल्के कलम लगाए हुए हैं, आपको उस पर सख्त से सख्त कलम लगाना चाहिए। जैसे रॉबरी का कलम लगाना चाहिए, उनको किडनैप करने का कलम लगाना चाहिए, उनके पैसे लूटने का कलम लगाना चाहिए, उनको जान से मारने की कोशिश करने की भी कलम लगाना चाहिए। अभी मेरी नज़रों के सामने है, वो चैनल भी है, जितेंद्र अहवाड़ साहब फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और वो जो जीआरपी पुलिस स्टेशन है उसके जो इंचार्ज है और जो सारे अधिकारी है वो उनके सामने बैठे हुए हैं। देखो, होता यह है ऐसे केसेस के अंदर, हम जो है ना, हमारे पास में एक तो ताकत नहीं है मुसलमानों के पास में, ना हमारा पूरे महाराष्ट्र में कोई एमपी है, ना हमारा कोई ऐसा पावरफुल और ताकतवर एमएलए है। देखो, वो बेचारे जो है, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक बात याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मैं हर उस लीडर का सपोर्ट करूँगा जो मजबूरी हालात में हमारी कौम के साथ या मजलूम के साथ में खड़ा रहे। वो किसी भी समाज का रहो, वो किसी भी जात का रहो, किसी भी धर्म का रहो। और मैं ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैंने जब ये न्यूज़ देखा ना, मेरे ज़मीर ने मुझे अंदर से झंझोड़ा कि नहीं, एक ऐसा एमएलए, एक ऐसा लीडर जो ऐसे हालात के अंदर एक मजलूम के साथ में खड़ा हुआ है, दिल की गहराइयों से उनकी तारीफ करना चाहिए। और उसका देखो, उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ। मैं 2-4 दिन से ट्रैक कर रहा हूं ये खबर को कि फुलाने ज़िले से और फुलाने शहर से और धुलिया से और नंदुरबार से जो है फुलाने पार्टी के और फुलाने तंजीम के लोग उनके पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या किए तुमने? तुमको कौन पहचानता वहां पे? तुम्हारा है कोई पॉलिटिकल पावर? कोई सुनता तुम्हारी पुलिस स्टेशन के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ। वो जो नौजवान थे बदसलूकी करने वाले, उनको कल्याण की जो कोर्ट है उसने 15-15 हज़ार रुपये लेकर उनको बेल दे दी। अब देखो, ये जितेंद्र अहवाड़ साहब जो है, ये वहां पे पहुंचे, इन्होंने वहां पे जाने के बाद होम मिनिस्टर को फोन किए और सबको फोन किए, और वो जो है उन्होंने वहां पे जब प्रेशराइज किए, उसके बाद दोबारा से पुलिस की टीम हाजी अशरफ साहब की क़ियाम गाह पे पता करके उनके बेटी का घर किधर है, वहां पे ये वापस से पहुंचे और उन्होंने उसके बाद में वापस से उनका बयान दिया। इसको कहते हैं पॉलिटिकल पावर। और मुसलमानों ने ये इबरत हासिल करना चाहिए ये सब चीज़ों से कि भाई देखो, ऐसा जो लीडर है, मजलूमियत यानी जो जालिम है, जो जालिम के अगेंस्ट में और मजलूम के साथ में खड़ा हुआ है, वो किसी भी जात का रहो, किसी भी समाज का रहो, किसी भी पार्टी का रहो, फुल सपोर्ट करना चाहिए ऐसे को। हमारी कौम का मसला यह है, हम जिन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर ही जो है ना प्रेशराइज करते हैं। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत सारे मुसलमान लीडरों के बयानात, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान जो है पॉलिटिशियंस, वो क्या बोल रहे हैं, हाजी अशरफ साहब को क्या ज़रूरत थी बोले वो ट्रेन के अंदर गोश्त ले जाने की? गोश्त तो कहीं पे भी मिलता आज के ज़माने में। अच्छा मुझे बताओ ना भाई, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये इलीगल है क्या? आपने ट्रेन का टिकट खरीदा हुआ है, आप पूरे जो ट्रेन का रूल्स है कि भाई 30 किलो तक आप वजन अपने साथ में ले जा सकते हो, 30 किलो से ज़्यादा है तो उसका आपको पावती फाड़ना पड़ेगी, लेकिन 30 किलो तक तो ले जा सकते हैं ना। आप चाहे उसमें भैंस का गोश्त लेकर जाओ, बकरे का गोश्त, भाई बकरे का गोश्त ले जाना आपके लिए जब लीगल है तो प्रॉब्लम क्या है? भैंस का गोश्त जो है वो अपने साथ में ले जाना लीगल है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं देख रहा हूँ हमारे मजहबी भी जो है बहुत सारे मुफक्किरीन वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि बोले वो हाजी साहब को क्या गोश्त की ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी। भाई मेरा सवाल ये है,
जो चीज़ मुल्क के कायदे कानून के एतबार से लीगल है, और हाजी साहब जो लेकर जा रहे थे, अच्छा वो जो सारे नौजवान सफ़र कर रहे थे, मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो पुलिस भर्ती के लिए जा रहे थे, वो सारे जो नौजवान हैं उन नौजवानों का भी ये काम नहीं है ना भाई, आगे चल के अगर तुम्हारा पुलिस के अंदर जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुमको समाज की सेवा करना है, तो तुम्हारी मेंटालिटी पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई एक बुढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। अब मुझे बताओ, मैं आपको मेरे पर्सनल में अपने बारे में एक बात बता देता हूं, मुझे लड़ाई झगड़ों से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मैं अभी आपको क्या बोलूं। क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि मैंने देखा हूं आज के जमाने में जो लोग हैं ना, लोग ये अंदर से कमजोर हो गए हुए हैं, कमजोर। गुटखे खा के, तंबाकू खा के, गांजे फूक फूक के, देशी दारू पी पी के अंदर से ऐसे खोखले हो गए हुए हैं लोग। लोगों को आज जो बीमारियां हैं, अच्छा चलो किसी को देशी दारू नहीं भी पीता होगा, कोई गांजा नहीं भी फूकता होगा ना, उसके बावजूद जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं वो इतनी कमजोर है, वो ग़िज़ा खा खा के लोग खोखले हो गए हुए हैं। लोग इतने खोखले हैं, मैं एक मरतबा असर की नमाज के लिए ऐसी सफर में था एक जगह, असर की नमाज के लिए मैं एक मस्जिद में गया और वहां से हम बाहर निकल रहे थे तो एक चाचा मिले मुझे, बुजुर्ग आदमी थे वो भी। तो एक मसले के ऊपर बात शुरू हो गई। अब मेरी आदत है, मैं जब शुरू हो जाता हूं बाद में मैं फिर वो मुझे वक्त समझ में नहीं आता है। मैंने शुरू किया, मेरा जो बोलने का तरीका है जोर जोर से, वो चाचा के पायचे ऐसे लप 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 करने लगे। वो वाकया जो मैं उनको सुना रहा था, तो हमारे जो दोस्त है जो मेरे वहाँ पे मेज़बान थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, मुफ्ती साहब चलो अब घर को। चाचा के पायचे देखो, बोले वो पूरे पसीने में शराबर हो गए, थोड़ी देर में धार मार देंगे। बोले वो खाली सुन के, जो आप उनको सुना रहे हो वो वाकया सुन के ही पसीने में ऐसे घबराहट के अंदर। तो आजकल जो है ना लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, मुझे बहुत डर लगता है ये मारा मारी लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि आजकल लोग इतने कमज़ोर हो गए हुए हैं, आप किसी से झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं आज के ज़माने में। तो वो बेचारे बूढ़े बड़े आदमी है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब वो नौजवान, अब मुझे बताओ, एक आधा उनके सर पे आड़ा टेढ़ा लग गया, छाती पे कहीं पे लग गया, और बुजुर्ग का जगह पे अगर इंतकाल हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन? वो नौजवान। अब अच्छा, अभी भी जिम्मेदार कौन? वो सारे जो नौजवान हैं, वो सारे जो नौजवान हैं, वो नौजवान अब जेल में जा चुके हैं। वो नौजवानों के ऊपर एक केस हो चुका है। अच्छा, केस के अलावा अभी ये जो जितेंद्र अहवाड़ साहब, जिनका मैं अभी भी देखो, अभी भी वो सामने ही खड़े हुए हैं पुलिस स्टेशन के, और मीडिया वालों को बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनके ऊपर और कलम लगाने लगाई। अब वापस से बुजुर्ग का बयान लिया जा रहा है, अब वापस से उनको दोबारा गिरफ्तार करके फिर अब ये दूसरे कलम के मुताबिक उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। मुझे बताओ ना, अगर आपकी पुलिस भर्ती के लिए जा रहे हैं वहाँ, तो आपका जो है वहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, एनओसी लगता है वहाँ पे। अब एनओसी तो का मसला ही ख़त्म हो गया। आपका मतलब जो काम के लिए आप जा रहे थे, आपने अपने हाथों से अपना फ्यूचर, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना वो शेर, वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये लम्हों का, जैसे मैंने रमज़ान में तरावी में सुनाया था, वो वीडियो भी मेरा बहुत वायरल की थी पब्लिक ने, कि मैं जमात लेके चल रहा था, मेरे साथ में एक नौजवान था जो जेल से आया हुआ था, इरोड़ा में था वो 6 महीने, वहाँ से उसको उसके बाद में वो जो है आया हुआ था, माँ बाप ने जमात में भेजे थे। तो मैंने एक दिन उसके खांधे पे हाथ रखा तालीम के बाद में, मैं बोला भाई तुम 6 महीने जो है सफ़र करके आए हो इरोड़ा का, तो मुझे ज़रा थोड़ा कारगुजारी सुना वहाँ की, कि ऐसा मतलब तुम्हारा खुलासा क्या है, इतने दिनों का तजुर्बा क्या हासिल हुआ। वो नौजवान हालांकि पहलवान टाइप का, बिल्डर टाइप का, वो जिम वगैरह किया हुआ, एकदम जो है जॉन रेम्बो के जैसी बॉडी उसकी बनी हुई, वो मुझे बोलने लगा, बोले मुफ्ती साहब मेरे 6 महीने के सफ़र का खुलासा बस 2 जुमलों में ये है, अपने आप को काबू में रखना। बोले वो हाईवे रोड पे लिखा हुआ होता है ना जगह जगह पे, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक, अपने आप को काबू में रखना। किसी अल्लाह वालों से किसी ने पूछा, उनके शागिर्दों ने, कि हज़रत जन्नत कितनी दूर है? बोले 2 कदम, एक कदम अपने नफ्स पे रख, दूसरा कदम तेरा जन्नत में। और वो शायर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना दिल अपनी तबाही का सबब होता है, और ये जवानी का ज़माना भी अजब होता है। कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया,
बोलने वाले को एहसास भी कब होता है। ये जो चीज़ है ना, वो नौजवान ने मुझे बोला, मेरे यानी जो मेरे साथ में था जमात में, उसने बोला मुफ्ती साहब बस बोले तुम जेल में जाने के बाद में जितने भी लोग रहते ना, बोले जिसके भी पास में मैं गया और वहां पे मैंने लोगों को पूछा तो हर एक का बोलना ये था, बोले यार मैं अगर 2 मिनट अपने आप को काबू में रख लेता ना, सिर्फ 2 मिनट, बोले मेरे और बीवी दोनों के झगड़े चल रहे थे खाने पे से, आया बोले गुस्सा मेरे हाथ में आया, बत्ता मैंने दिया मस्तक में रख के वो बेचारी वहीं मर गई। बस 2 मिनट अपने आप को काबू में रखना। झगड़े हो रहे थे बोले ऑटो रिक्शे के अंदर, रिक्शे वाले से जो है 1 रुपये के वास्ते में, 1 ही रुपये के लिए 1 रुपये छूटे नहीं थे, और वो जो रिक्शे वाला था इसकी उसकी तू मैं हो गई। अब उसी में मारामारी हो गई, वो रिक्शे वाले के रवानगी के आदाब। बोले यार मैं अगर उसको 1000 रुपये देता तो पूरता था। तो अब वो बेचारे बुढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, 70-75 साल की उम्र उनकी। अब ये जो नौजवान है उन्होंने सोचना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर है, तुम आगे चल के PSI बन सकते थे, तुम आगे चल के जो है और भी बड़ी पोस्ट के ऊपर जा सकते थे। अब मैं ये भी आपको एक वाकया तजुर्बे से सुनाता हूँ। मेरा पहला पासपोर्ट, वो ज़माने में पासपोर्ट का 10 रुपये का फॉर्म मिलता था, वो भर के पोस्ट से भेजना पड़ता था, उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन होता था। वो वेरिफिकेशन एक जो मेरे गांव के पुलिस स्टेशन में आया, तो वहाँ का जो ऑफिसर था, यानी जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दिए थे मेरे वेरिफिकेशन की, तो वो मुझे मिले और उन्होंने मेरे से कहा इमाम साहब बोले अपन होटल में बैठ के मैं वहीं तुम्हारा ये कर देता हूँ, फॉर्म भर देता हूँ। हम लोग एक होटल में बैठे चाय पीने के लिए, चाय के पैसे भी उन्होंने दिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारे, मैंने सुना ऐसा कि वेरिफिकेशन के 500 रुपये देना पड़ते। नहीं चाहिए बोले मुझे आपसे। तुमको मालूम है बोले मैं अभी UPSC का एग्जाम दे रहा हूँ, MPSC दे रहा हूँ, उसके बाद मैं UPSC का प्रिपरेशन करूंगा। मुझे जो है बड़ा ऑफिसर बनने का है बोले, जिला लेवल का ऑफिसर बनना है, तालुका लेवल का मुझे ऑफिसर बनना है, और 500 रुपया अगर मैं अभी ले लूंगा तो वो तो मेरे सारे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। फिर अभी से मतलब मेरा तो फ्यूचर मैं खुद क्लोज कर रहा हूँ। चाय के पैसे भी उन्होंने दिए, वो 500 रुपये भी नहीं लिए। और मैं आपको बता दूँ, वो बंदा जो है MPSC में पास हो गया, आज वो अधिकारी है जिला लेवल के, ऑफिसर है वो इतने बड़े लेवल के, जिन्होंने अपने एकदम बेसिक से शुरुआत किए थे। तो ऐसे ही ये सारे नौजवान अरे अपने आप को काबू में रखते, कंट्रोल में रखते। ठीक है बुढ़ा आदमी है, ट्रेन में सफर कर रहा है, उसको राइट है ना, और तुम है कौन भाई, तुमको किसने जिम्मेदारी दिया लोगों का बीफ चेक करने की, गोश्त चेक करने की। और अगर तुमको कोई शक भी रहता ना, तो तुम्हारा काम था पुलिस को इत्तला देते, वो पुलिस का काम है देखने का। लेकिन तुम्हारा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया। तुम्हारे को अभी जो है आगे चल के, अभी तुम खुद सोच सकते हैं अपने बारे में। अभी तुम भर्ती के लिए जा रहे थे, तुम्हारे माँ बाप पे, तुम्हारे घर वालों पे, तुम्हारे जो है रिश्तेदारों के ऊपर, उनमें जो शादीशुदा होंगे, अगर उनके बीवी बच्चे होंगे, तो अपने हाथों से अपना फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना है ये। तो ये वाक़ये से हमको ये बहुत सारी चीज़ों की इबरत और नसीहत मिलती है। और मैं हमारे ईमान वाले भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, देखो अभी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, इसके अंदर हम भी थोड़ा एहतियात रखें, थोड़े मोहतात रहें। भले हमारे लिए लीगल है ट्रेन में गोश्त लेकर जाना, लेकिन हम भी थोड़ा एहतियात रखें ना, थोड़ा हम भी मोहतात रहे ना। अभी ऐसे हालात के अंदर मुझे बताओ, बुजुर्ग को आड़ा टेढ़ा खड़ा एक आधा पड़ जाता, वहीं उनके रवानगी के आदाब होते थे, तो बेटी के घर पे बजाय आराम करने के उनकी मैयत हो जाती थी, नमाज जनाजा वहीं पढ़ाना पड़ता था उनका। तो हम भी थोड़ा मोहतात रहे, हम भी एहतियात बरते, दोनों हमको भी एहतियात रखना जरूरी है। ठीक है भले आज़ादी है, मगर अब करेंगे क्या, मुल्क में हालात ही ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में हम भी मोहतात रहे। ठीक है, चलिए। तो मैं आखिरी में एक मरतबा फिर जितेंद्र अहवाड़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको मिनिस्टर की पोस्ट पे, कि आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।